अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और इसका जो टाइटल देख के आप थोड़ा शॉक गए होंगे कि मोहब्बत पर गर्द या डस्ट ऑन द लव। डिफरेंस है, यकीन करें इस तरह के जो स्टोरी होते हैं, इस तरह के जो अगर बुक्स होते हैं या न्यूज़पेपर होते हैं, इस तरीके से आप इंग्लिश बहुत जल्दी सीखोगे क्योंकि इसमें बहुत से आपको वोकैबुलरी मिलेगा, मुख्तलिफ़ अक़साम के वोकैबुलरी मिलेगा, उनके मीनिंग भी मिलेगा, उनके साथ साथ मैं उनके सिनोनिम भी बताऊंगा। जैसे कि ये इंग्लिश वर्ड है, उसका मैंने बाकायदा मैनी भी लिखा है, ठीक है, ताकि आपको इसको नोट करने में आसानी हो। और इसमें बहुत से ग्रामर स्ट्रक्चर भी आएंगे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और इसके साथ साथ यकीन करें आपको लाइफ का एक ज़बरदस्त मैसेज मिलेगा। रेफरेंस बेसिकली बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है, बहुत सी इंग्लिश की चीज़ें आपको मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख सकते हो हमारा जो टाइटल है वो है डस्ट ऑन लव, यानी कि मोहब्बत पर गर्द। डस्ट कहते हैं धूल को, गर्द को, रेत को, मिट्टी को। ऑन एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने पर या के ऊपर, इसके ऊपर बाकायदा मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जो आप जाके देख सकते हैं। लव कहते हैं मोहब्बत को, यानी कि मोहब्बत पर गर्द। हमारी जो मेन करेक्टर है इस स्टोरी में वो है अमीद, ठीक है। अमीद जो है, अमीद वाज वंस प्राउड फादर। अमीर जो है एक मर्तबा एक आप कह सकते हो फ़ाखिर, प्राउड मतलब फ़ाखिर, फ़ख्र करने वाला। इसका सम हो मुतकब्बिर भी बन जाता है, लेकिन यहाँ पे उसका मैंने ये नहीं है। यहाँ पे इसका मैंने फ़ख्र करने वाला फादर था, बाप था, वालिद था। स्ट्रिक्ट यानी कि सख्त था, बट लविंग लेकिन मोहब्बत करने वाला था, यानी कि काफ़ी सख्त था। स्ट्रिक्ट कहते हैं सख्त होने को, लेकिन मोहब्बत करने वाला था। ई वर्कड उसने काम की, ई वर्कड उसने काम की। ई जो है आपका सब्जेक्ट है, ई वर्क जो है आपकी क्या है, आपकी वर्ब है, ठीक है। वर्ब होता क्या है, वर्ब आपकी जो मैन एक्शन होता है, काम होता है, उसको वर्ब कहते हैं। और ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का है। ये उसने काम की, डे एंड नाइट यानी कि दिन और रात, टू एजुकेट तालीम देने के लिए, एजुकेट मीन तालीम देना, इज़ टू सन्स अपने दोनों बेटों को, यानी कि उसने दिन और रात एक कर दी, दिन और रात सख्त मेहनत की ताकि वो अपने दोनों बच्चों को, दोनों बेटों को तालीम दे सकते हैं। एजुकेट मीन तालीम देना। ई स्किप्ट उसने छोड़ दी, न्यू क्लॉथ्स यानी कि नए कपड़ों को, यानी कि उसने नए कपड़े बिल्कुल नहीं ख़रीदे। स्किप मीन छोड़ देना, टू लीव, ठीक है। उसने नए कपड़े नहीं खरीदे, क्लॉथ्स कहते हैं कपड़ों को। न्यू शूज़ यानी कि जो नए जूते होते हैं उनको भी नहीं ली, उनको भी नहीं खरीदा। इवन अत्ता के रेस्ट, अत्ता के आराम भी नहीं की। रेस्ट कहते हैं आराम करने को, ठीक है, यानी कि इसको हम रिस्पाइट भी कहते हैं। उसने आराम भी नहीं की, किस लिए, जस्ट टू सी इस सन ग्रो, सिर्फ अपनी दोनों बच्चों की तरक्की के लिए, तरक्की को देखने के लिए, उनकी ग्रोथ को देखने के लिए। सी मीन देखना, इस सन्स अपने बेटों के, ग्रो मीन तरक्की यानी कि तरक्की के लिए, यानी कि उसने बहुत सारे कुर्बानियाँ दी हैं ताकि उसके जो बच्चे हैं वो क्या हो जाए, वो बड़े बड़े ओहदों पे आ जाएं, यानी कि तरक्की करें, अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहें। क्या हुआ डिफरेंस के ईयर पास्ट, साल गुजर गए, यानी कि कई साल गुजर गए, पास्ट में गुजर गए। द सन्स बेटे यानी कि उनके जो बच्चे थे, बिकेम बने, सक्सेसफुल कामयाब, यानी कि उनके बच्चे थे वो कामयाब हो गए। उनकी जो वालिद जो चाहता था वो हो गए, कामयाब बन गए। बिग हाउसेज यानी कि उनके बड़े बड़े घर बन गए। बिग कार्स बड़े गाड़ियाँ उनके पास आ गए। बिग जॉब्स और बड़े ओहदे उनके पास आ गए, बड़े नौकरियाँ वो भी लेने लगे। बट लेकिन स्मॉल हार्ट्स, लेकिन उनके पास छोटे दिल थे। स्मॉल एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली होता क्या है कि किसी नाउन की अच्छाई बुराई उसकी हालत बयान करे, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन उनके पास सब कुछ बड़े बड़े थे, घर बड़ा था, कार बड़ा था, जॉब्स बड़े थे, लेकिन दिल जो है वो छोटा था। तो क्या लिखा हुआ है कि अमीद नाउ लिव्ड, यानी कि अमीद अब रहता है, लिव में रहना, जिसे हम रिजाइड भी कहते हैं, ड्वेल भी कहते हैं। अमीद अब रहता था, अलोन यानी कि अकेला, इन अ डस्टी ओल्ड हाउस, एक पुराने धूल भरी, डस्टी मीन धूल भरी, रेतीली मिट्टी वाली पुराने घर में, यानी कि वो जो है अकेला रहता था। अमीद यानी कि उनका वालिद, और उनके जो बच्चे थे वो बंगलोज में रहते थे, उन बड़े बड़े घरों में रहते थे, बड़े बड़े कार्स उनके पास थे, और उनके वालिद जो है अकेला क्या है, पुराने घर में रह रहा था। इस सन्स उनके बेटे, रारली यानी कि कभी कभार, शाज़ नादिर, विजिटेड मिलने आते थे, यानी कि उसके जो बेटे थे वो कभी कभी दूर जो है उनसे मिलने आते थे। विजिट मीन मिलना। ऑलवेज टू बिजी यानी कि हमेशा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। टू बिजी मीन बहुत ज़्यादा मसरूफ़।
रेफरेंस इस पॉइंट को देखो, ये कहता है कि वो काफ़ी मसरूफ़ तो इसीलिए नहीं आए, यकीन करें हम भी काफ़ी मसरूफ़ है आजकल, हम भी अपने वालिदैन के साथ उस तरह नहीं मिल रहे हैं जिस तरह मिलना चाहिए, उनको उस तरीके से हेल्प नहीं करें जिस तरह उनको हेल्प करना चाहिए, हम भी यही करें जो ये स्टोरी बता रही। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। फिर क्या लिखा कि वन रेनी इवनिंग, एक बारिश वाली शाम, रेनी कहते हैं बारिश वाली, ये भी एडजेक्टिव है, शाम। अमीद सेट, अमीद बैठा हुआ था इन इज रूम, अपने कमरे में। पूरा घर जो था वो अकेला था, अभी वो अपने कमरे में अकेले बैठा हुआ था। ओल्डिंग, पकड़ती हुई एन ओल्ड फोटो, एक पुराना तस्वीर। एन ओल्ड मीन पुराना, फोटो मीन तस्वीर, जैसे इसमें आप देख सकते हो। इट वॉज टोन, ये पटा हुआ था, यानी कि वो तस्वीर जो था वो पटा हुआ था। टोन कहते हैं पटा हुआ, ये थर्ड फॉर्म है टेयर का। फेडेड, मुदम थी, यानी कि थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देता था। फेडेड मीन मुदम होना, ठीक है। बट लेकिन फुल ऑफ मेमोरीज, लेकिन यादों से भरी हुई थी। मेमोरीज कहते हैं यादों को। एक तस्वीर उसके हाथ में था, एक रेनी इवनिंग, एक बारिश वाली शाम उसके हाथ में था। वो तस्वीर जो है पटी हुई थी और वो फेडेड थी, मुदम थी, लेकिन उसमें मेमोरीज जो थे, यादें जो थी वो क्लियर थी, उसमें भरी हुई थी। लिटिल बॉयज़, यानी कि छोटे लड़के, लाफिंग, हंस रहे थे, ऑन शोल्डर, उसके कंधों पर। यानी कि उस तस्वीर में दिख रहा था कि उनके जो बच्चे थे, लड़के थे, उसके शोल्डर पे बैठे हुए थे और हंस रहे थे। सही है, उस तस्वीर में ये तस्वीर इसी तरह वो दिख रहा था। फिर क्या हुआ डिफरेंस कि दैट नाइट, उस रात, अमीद फैल एस्लीप, अमील सो गए, फैल एस्लीपिंग सो गया। एंड और डिंट वेक अप, और कभी नहीं जागा, यानी कि वफात पा गई, मर गया। डिंट वेक अप यानी कि नहीं जागा, ठीक है, यानी कि वफात पा गया। वैन इज सन्स, जब उसके बेटे, अराइव्ड यानी कि पहुंच गए, यानी कि रीच, जब उसके बच्चे आ गए, पहुंच गए। डेज लेटर, कुछ दिनों बाद। एवरीथिंग, हर एक चीज़, वाज स्टिल, रुकी हुई थी, यानी कि हर एक चीज़ खामोश थी। टू स्टिल यानी कि काफ़ी रुकी हुई थी, काफ़ी जैम थी, काफ़ी खामोश थी। दे वॉक्ड थ्रू द हाउस, यानी कि वो घर में चले या घर के अंदर गए। अनटच्ड एंड क्वाइट, यानी कि जू एक टूटा, यानी कि वो कोई भी चीज़ छुआ नहीं हुआ था और टोटली खामोश और सन्नाटा छाया हुआ था, यानी कि घर बिल्कुल खामोश था, कोई चीज़ इधर उधर नहीं थी। डिफरेंस फिर क्या आगे लिखा हुआ कि ऑन इज़ बेड साइड, यानी कि उसके बिस्तर के करीब, बेड साइड कहते हैं बिस्तर के करीब। वाज अ फ़ोटो, एक तस्वीर थी, यानी कि जब उसके बेटे पहुंचे तो उसके बिस्तर के करीब एक तस्वीर थी। विद अ नोट, एक पर्ची के साथ, एक नोट के साथ। इन इज़ एंड राइटिंग, यानी कि उसके वालिद के एंड राइटिंग में लिखा हुआ था, यानी कि उसके हाथ से लिखा हुआ था। उसमें क्या लिखा हुआ था कि यू आउट ग्रू माई आर्म्स, यानी कि आप मेरे हाथों से, या आप कह सकते हो मेरे बाजुओं से निकल गए। बट लेकिन नॉट माई हार्ट, यानी कि मेरे दिल से नहीं, यानी कि अपने बेटों के लिए लिखा था कि आप जो थे मेरे हाथों से, मेरे बाजुओं से निकल गए, लेकिन मेरे दिल से नहीं। द एल्डर सन, यानी कि उसकी जो बड़ा बेटा था, चॉक्ड, उसके सांस बंद हो गई, ठीक है, वो गला रंद हो गया, ठीक है। जब आप इमोशनल हो जाते हो, किस तरह गला जो है वो बंद हो जाता है, आप बात नहीं कर सकते, उस तरह हुआ। द यंगर, यानी कि छोटा लड़का, द यंगर वन, छोटा लड़का, सैट डाउन, बैठ गया। एंड क्राइड, और रोने लगा, क्राई मीन रोने लगा। फिर क्या हुआ कि मेमोरीज फ्लडेड इन, यानी कि जो यादें थे वो आना शुरू हो गए। फ्लडेड इन आना शुरू हो गए। उसके लिए ऐसा लग रहा था कि इस फादर, यानी कि उसकी वालिद, वेटिंग, इंतज़ार कर रहा है, एट द गेट, यानी कि दरवाजे पर। यानी कि उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी वालिद जो है मरा नहीं है, वो गेट पे इंतज़ार कर रहा है। फिक्सिंग, जोड़ रहा है। देयर ब्रोकन टॉयज, उनकी टूटी हुई टॉयज को, टूटी हुई खिलौनों को। फिक्स मीन जोड़ना, देयर यानी कि उनके, ब्रोकन यानी कि टूटी हुई, टॉयज यानी कि खिलौनों को। सेविंग, बचाती हुई। द लास्ट बाइट ऑफ फूड, यानी कि आखिरी नवाला खुराक का, यानी कि वो सेव मीन बचाना, द लास्ट बाइट यानी कि आखिरी नवाला ऑफ फूड, यानी कि खुराक का। यानी कि किस तरह हमारे वालिदैन क्या करते हैं, जब देखते हैं कि बेटे को कुछ नहीं मिल रहा है तो किस तरह वो लास्ट बाइट छोड़ देते हैं अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो उसको ये सारे जो है मेमोरीज याद आ रहे हैं। दे रियलाइज्ड, वो समझे, समथिंग, कोई चीज़, टू लेट, बहुत लेट हुआ है, बहुत देर हुआ है, यानी कि वो ये चीज़ समझे, काफ़ी लेट समझे, ठीक है। तो फिर क्या लिखा हुआ है कि देयर सक्सेस, उनकी कामयाबी,
ایڈ کاسٹ ٹو دیم دیئر فادر اسمائل، یعنی کہ ان کی جو کامیابی تھی، ان کی والد کی جو مسکراہٹ تھا اس کی قیمت بن چکی ہیں، یعنی کہ ان کی کامیابی ان کی باپ کی مسکراہٹ چھین چکی تھی، اس کی قیمت لگا چکی تھی، یعنی کہ ان کی والد کی مسکراہٹ کی جو قیمت تھی ان کی کامیابی تھی۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ ریفرنس کے نہ ہو یعنی کہ ابھی، دیٹ اولڈ فوٹو وہ پرانا تصویر، سٹس ان دا فریم یعنی کہ فریم میں موجود ہوتی ہے، ان بوتھ دیئر اونس یعنی کہ ان کے گھروں میں، ابھی انہوں نے کیا کیا ہے، ان کی تصویر کو باقاعدہ اپنے گھروں میں لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اٹ ریمائنڈس دیم یہ انہیں یاد دلاتا ہے، ریمائنڈ مین یاد دلانا، ایک پریزنٹ انڈیفینٹ کا سینٹینس ہے، یاد دلاتا ہے ایوری ڈے ہر دن what they have failed to give back یعنی کہ جو ہے ناکام ہو چکے تھے واپس دینے میں، وہ کیا ٹائم یعنی کہ وقت واپس دینے میں ناکام ہو چکے تھے، کیئر یعنی کہ خیال، اینڈ لو اور محبت یعنی کہ جو ان کی والدین نے ان کے لیے کیا تھا، ان کے والد نے کیا تھا، ان کو واپس دینے میں وہ ناکام ہو چکے تھے۔ ڈفرینس جو مورل آف دی اسٹوری ہے کہ ڈونٹ ویٹ فار سائلنس ٹو ویلیو اے وائس، کہ کسی آواز کی قدر کرنے کے لیے کسی خاموشی کا انتظار نہیں کرو، یعنی کہ مرنے سے پہلے کسی کی رسپیکٹ کرو، ویلیو کرو، اس کے مرنے کے بعد نہیں، ویٹ مین انتظار کرنا، ٹھیک ہے۔ پیرنٹس یعنی کہ والدین، ڈونٹ اسٹے فار ایور ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے، جو والدین ہوتے ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے۔ لو دیم محبت کرو، وائل جب دے آر اسٹل ایئر جب وہ ابھی بھی زندہ ہیں یعنی کہ ابھی بھی موجود ہیں۔ ڈفرینس حقیقت میں بہت ہی زبردست اسٹوری تھی۔ اگر ابھی بھی کسی کے والدین زندہ ہیں تو پلیز ان کی جو ہے ان کا خیال رکھو، ان سے محبت کرو، ان سے پیار اور لاڈ سے پیش آؤ، اور یہی جو ہے زندگی ہے۔ ڈفرینس ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔